मीटिंग है, कल भी हो गई। ये तय हो गया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। जो बाहर अफवाह है कि चुनाव अनपोज होगा, निर्विरोध होगा, ये नहीं होगा। जब हम कल बैठे थे तो बहुत से हमारे साथी ये कहते हैं कि नहीं, हमको चुनाव लड़ना होगा, खास करके हमारे झारखंड के साथी। उनका अनुभव जो है एनडीए के उम्मीदवार के बारे में बहुत ही डरावना और कटु अनुभव है। तो अपने उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का बनाया है, आप समर्थन करेंगे? हमारे इंडिया गठबंधन के लोग भी मिलकर के कुछ तय किया है, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिलेगी। और ये तस्वीर भी इस वक्त आप देखिए जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, विपक्ष के तमाम सांसद इस वक्त एक साथ यहां पर जुटने लगे हैं और ऐसे में हो सकता है जल्द से जल्द ऐलान यहां पर हो उपराष्ट्रपति पद के लिए। आखिर विपक्ष किसका चेहरा यहां पर सामने रखेगा? शरद पवार भी इस वक्त आपको मंच पर दिखेंगे और उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त मौजूद हैं। तमाम विपक्षी नेता एक साथ जुड़ गए हैं। देखिए, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन का नाम यहां पर रखा गया है, लेकिन विपक्ष ने अब तक कोई चेहरा उतारा नहीं है। हालांकि संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि देखिए, जो उपराष्ट्रपति पद है वो नाम तो यहां पर रखेंगे क्योंकि चुनाव निर्विरोध नहीं होगा, ये ऐलान वो कर चुके हैं। यानी ऐसे में ये तो तय है कि कोई ना कोई नाम यहां पर सोच कर रखा गया है विपक्ष की ओर से। अब वो नाम कौन सा है, कुछ ही देर में इसका ऐलान जब विपक्ष की ओर से किया जाएगा तो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और कल देखिए, नामांकन दाखिल किया जाना है उपराष्ट्रपति पद के लिए और ऐसे में एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का नाम यहां पर सामने रखा है, जो कि महाराष्ट्र में अभी मौजूदा गवर्नर भी हैं। इसके अलावा दक्षिण का एक बहुत बड़ा चेहरा वो है, ओबीसी चेहरा है और ऐसे में उनने दक्षिण को भी साधने की पूरी कोशिश इसमें की है। और इसी वजह से अब एक चेहरा ऐसा विपक्ष को चाहिए होगा जो उनके ठीक सामने खड़ा किया जा सके और ऐसे में कुछ ही देर में हो सकता है यहां पर ऐलान भी किया जाए। और यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के दोस्तों और सभी पार्टी के और भी नेतागण, हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो उसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and Judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man
and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate, since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now, and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. Thank you very much. नमस्कार साथियों, खबर आपको विपक्ष की तरफ से अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। वी सुदर्शन रेड्डी ये उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से होंगे। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे वी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं। हालांकि देखिए, एनडीए की तरफ से जिस नाम का ऐलान किया गया था उसको लेकर सहमति की बात की जा रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपने नाम का ऐलान कर दिया है। क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं। और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है। मैं खड़गे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों के ओर से देश को एक विकल्प के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी गारू का नाम उपराष्ट्रपति के लिए घोषणा की है। मैं अभी आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। तो वी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के लोकायुक्त रहे हैं सुदर्शन रेड्डी, और इंडिया ब्लॉक की अभी थोड़ी देर पहले बैठक भी हुई और उसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्यों की तरफ से एक सहमति से सुदर्शन रेड्डी का नाम जो है उसका ऐलान कर दिया गया। Jairam Ramesh explained. Further, I don't want to say anything. Thank you for all the media people coming, and tomorrow all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये बहुत बड़ा ऐलान कर लिया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर देखिए सियासत जोर शोर से जारी है। एनडीए की तरफ से जहां पर महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के रहने वाले सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अपने नाम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस बीच अब क्या ये टकराव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही थी कि सीपी राधाकृष्णन को इंडिया ब्लॉक भी सहमति दे, लेकिन अब विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे वी सुदर्शन रेड्डी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो दाव यहाँ पर सीधे तौर पर खेला गया है, इसके मायने समझाइए। इंडिया गठबंधन की तरफ से नाम का ऐलान हो गया उपराष्ट्रपति पद के लिए।
देखिए, कांग्रेस पार्टी का यह मानना था कि आरएसएस की विचारधारा से चूंकि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आते हैं, इसलिए अनअपोज्ड नहीं होना चाहिए। मैंने आरएसएस की विचारधारा के जिस व्यक्ति को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है चुनाव लड़ने के लिए, अगर हम उनको खुला मैदान दे देते हैं तो ये एक तरह से विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस के मैदान छोड़ने जैसा होगा। इसीलिए कांग्रेस ने विपक्ष की सारी पार्टियों को तैयार किया, विपक्ष की सारी पार्टियों से बात की और सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और गोवा के लोकायुक्त रहे हैं, उनका नाम फाइनल किया गया है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। तो ये पूरी जो प्रक्रिया हुई है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की देखरेख में हुई है। राहुल गांधी से भी इस बारे में विचार विमर्श किया गया। तृणमूल कांग्रेस से लेकर के और स्टालिन तक सभी को एक सुर में अपनी राय देने के लिए कहा गया था और सबने सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति जताई है। हालांकि अन्ना दुरई जो इसरो के रह चुके हैं साइंटिस्ट, उनका नाम भी था, लेकिन आखिरी समय में तृणमूल कांग्रेस ने बहुत प्रेस किया सुदर्शन रेड्डी के नाम पर, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं और आंध्र प्रदेश से जो 1946 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे वकालत की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट आए और वो गोवा में लोकायुक्त के पद को भी संभाल चुके हैं, इसलिए उनके नाम पर यहाँ पर सहमति बनी है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया स्पष्ट रूप से कि चूंकि वो कानून जानते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनको उतारने से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से संविधान को लेकर के लगातार वो आरोप लगाते रहे कि संविधान खतरे में है और लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको लेकर के सवाल उठाते रहे, इस बीच सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना करके कांग्रेस पार्टी ने और पूरे विपक्ष ने एक ये संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम कोई भी अगर किसी भी पद के लिए चयन होता है या फिर उसमें चुनाव होता है तो हम आंख बंद करके सरकार के नॉमिनी को सपोर्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में इंडिया ब्लॉक के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नाम की घोषणा हो गई है, ये तय हो गया है कि सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और सारे गठबंधन के नेता उनको पर्चा भरवाएंगे, यानी उनके नामांकन में भी सारे बड़े नेता साथ रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद इस बात की घोषणा की है। अब यह तय है कि उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव होगा और एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई ये आगे जाएगी। हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ दलों का यह मानना था कि ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और सपोर्ट कर देना चाहिए एनडीए के कैंडिडेट को, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव सामने है और अगर क्रॉस वोटिंग के जरिए सत्ता पक्ष की तरफ ज़्यादा वोटर दिखे, ज़्यादा सांसद चले गए तो एक मनोवैज्ञानिक असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने इस बात को प्रेस किया कि कोई भी चुनाव अगर आप मैदान छोड़ देंगे तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से हार हो जाएगी और विचारधारा के स्तर पर जो हम लड़ाई लड़ते हैं, हम जानते हैं कि इस चुनाव में सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, फिर भी ये चुनाव इसलिए लड़ना है क्योंकि विचारधारा जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए के हैं उनकी विचारधारा, उनकी पृष्ठभूमि जो संघ की है उसको चैलेंज करना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए इंडिया गठबंधन ये चुनाव लड़ रहा है। हालांकि उनको भी पता है कि नंबर उनके साथ नहीं है और एनडीए का कैंडिडेट पूरी संभावना है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अरुण, एक तरीके से मैसेजिंग देने की यहाँ पर कोशिश जो है विपक्ष की तरफ से दी जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट को आगे किया है। अब आगे की रणनीति क्या यहाँ से नजर आती है इंडिया ब्लॉक की? देखिए, अब आगे की रणनीति यह है कि इंडिया ब्लॉक कम से कम ये चाहेगा कि जितने उसके पास वोटर हैं, यानी जितने उसके पूरे गठबंधन में वोटर हैं, उनमें से क्रॉस वोटिंग ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा अब यही रहेगा इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में। सत्ता पक्ष ये चाहेगा कि बिहार का विधानसभा चुनाव सामने है तो इंडिया गठबंधन जो एक मोमेंटम गेन कर रहा है इंडिया गठबंधन के मुताबिक, उसको कहीं ना कहीं धक्का दिया जाए, झटका दिया जाए और उसकी एक ही चाबी है इस समय कि क्रॉस वोटिंग करवाई जाए इस चुनाव में। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो वोटिंग होगी उसमें अगर विपक्ष के कुछ सांसद टूट जाते हैं, अगर वो उपराष्ट्रपति पद में साथ दे देते हैं सत्ता पक्ष का, तो सरकार की तरफ से ये प्रेसिडेंट धनगर जी, all are mysterious things happened. Country doesn't know the reason why he resigned from the Vice President of India. These, on one side we are fighting for the constitutional rights, fight against SIR and fight for the voter right. Therefore, this country is facing a biggest ideological issues. Therefore, entire opposition fighting for ideology. Sir, to save the constitution. Is the opposition worried about Dhangar Saab health and where? No, but you because we also thought that some explanation from Dhangar Saab will come.
और अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण देखिए, अब क्योंकि नंबर्स तो इंडिया ब्लॉक के पास है नहीं, तो ये एक मैसेजिंग ही हम समझे कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर देना चाहता है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और जिस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है विपक्ष ने, उस मैसेज को और ज्यादा स्ट्रांगली जनता के बीच पहुंचाना मकसद। देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी संवैधानिक पद के लिए चुनाव होता है, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती तो ये होनी चाहिए, और ये पहले माना भी जाता था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे जो पद हैं, लोकसभा अध्यक्ष का पद है, इन पदों पर अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके किसी कंसेंसस कैंडिडेट यानी आम राय से किसी को अगर बैठा दे उस पद पर, तो ये ज़्यादा बेहतरीन लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए होता है। लेकिन जिस तरह से पिछले 10-12 सालों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कटुता बढ़ी है, आप उनके बयानों में देखिए, संसद भवन में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, बयानों में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, ऐसे में कोई चुनाव अनअपोज्ड हो जाए अब संभव नहीं लगता है। और इसीलिए शायद इंडिया गठबंधन को लगा होगा कि नंबर उनके पास नहीं है, संख्या बल के लिहाज से वो चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी एक कंटेस्ट देना जरूरी है, चुनाव लड़ना जरूरी है, क्योंकि ये कल को कहने को नहीं रह जाए कि भाई इंडिया गठबंधन ने तो मैदान ही छोड़ दिया। अगर वो चुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारते तो संभवतः बीजेपी की तरफ से या फिर जो सत्ता पक्ष में शामिल दल है वो कहते कि देखिए चुनाव से पहले ही भाग गया विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट तक नहीं मिला जो चुनौती दे सके हमारे उम्मीदवार को। और वैचारिक धरातल पर भी चूंकि जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं, और कांग्रेस के नेताओं का ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना था अगर हम उनको सपोर्ट कर देते हैं इसका मतलब हम आरएसएस की विचारधारा को सपोर्ट कर दे रहे हैं, जो कि कतई संभव नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कड़ा स्टैंड लिया हुआ है आरएसएस के खिलाफ, तो इस परिस्थिति में समूचे विपक्ष को मिलकर के एक उम्मीदवार देना था, और वो उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी हुए। और बिल्कुल, और अरुण यहाँ से अब रणनीति क्या समझ आती है इंडिया ब्लॉक की, क्योंकि आज हमने देखा है कि किस तरीके से सीपी राधाकृष्णन का परिचय जो है तमाम एनडीए सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद करवाया। अपील भी उनकी तरफ से हालांकि ये की गई थी कि विपक्ष भी जरूर उनके नाम का समर्थन दे। इनफैक्ट जो इंडिया ब्लॉक के साथ भी नहीं है वो तमाम दल भी जो है या तो जो सरकार की तरफ से नाम यानी कि एनडीए की तरफ से जो नाम आगे किया गया है उसका समर्थन दे। क्या अब इंडिया ब्लॉक की ये रणनीति रहेगी आगे की कि पहले तो क्रॉस वोटिंग ना हो और दूसरे दल हैं जो इंडिया ब्लॉक का भी हिस्सा नहीं है वो कहीं ना कहीं समर्थन करें? हालांकि देखिए नंबर अभी भी इंडिया ब्लॉक के पास नहीं है, लेकिन एक रणनीति तो रहेगी ये। देखिए, बीजेपी जब कोई चुनाव लड़ती है तो जिस तैयारी के साथ लड़ती है, जिस पैमाने पर लड़ती है, वो जरूर एक आपने देखा होगा कि लोकसभा में और इस तरह के बयानों में भी राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तैयारी से जिस बड़े स्केल पर चुनाव लड़ती है वो जरूर चर्चा का विषय रहती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सदन में कहा था। तो ये तैयारी जो चुनाव की है भारतीय जनता पार्टी की बेहद मजबूत है। जो छोटे दल हैं, जिन दलों का अलायंस नहीं है इंडिया गठबंधन के साथ, वो निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो फ्लोर मैनेजमेंट है, उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको हर दल से बात करने के लिए लगा दिया गया है। राजनाथ सिंह ने जो बड़े दल हैं उनसे बात की, विपक्ष के लोगों से भी राजनाथ सिंह ने बात की, और जो साथी दल हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। तो ये चुनाव जो है वो स्पष्ट रूप से साफ दिख रहा है कि एनडीए के पास बहुमत है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन वैचारिक धरातल पर इस चुनाव को, पूरे मैदान को खाली नहीं छोड़ सकता था। इसलिए कोशिश ये होगी कि कम से कम इंडिया गठबंधन में जितने सांसद हैं वो सभी विपक्ष के उम्मीदवार को वोट दें, ताकि बीजेपी को ये कहने का मौका न मिले कि विपक्ष बट गया है या विपक्ष में सेध लग गई है या फिर विपक्ष कमजोर हो गया है। बिल्कुल, शुक्रिया अरुण फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, विपक्ष की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक नाम सामने आ चुका है, वी सुदर्शन रेड्डी। उनकी तरफ से कह दिया गया है, संदेश कहीं ना कहीं, ये मैसेजिंग हम इसे देख सकते हैं कि हमारी तरफ से एक नाम आ गया है। लेकिन जो प्रधानमंत्री की तरफ से या एनडीए की तरफ से अपील की जा रही थी लगातार कि उनके नाम का समर्थन होना चाहिए, वो नहीं हुआ, लेकिन उसका उलट हुआ, उन्होंने अपना नाम आगे कर लिया। देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि सभी सर्वसम्मति से जो सीपी राधाकृष्णन है, ये जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, उस पर सबको सर्वसम्मति देनी चाहिए। लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा और उन्होंने आज सुदर्शन रेड्डी जो पूर्व जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन इससे साफ है जो उसकी रणनीति है, साउथ वर्सेस साउथ करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, क्योंकि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन वो तमिलनाडु के हैं और वहीं जो सुदर्शन रेड्डी हैं वो आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश वर्सेस तमिलनाडु, यानी कि साउथ वर्सेस साउथ का यहाँ पर एक मैसेज दिया गया। लेकिन एक बड़ा मैसेज और दिया गया कि जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, सीपी राधाकृष्णन, लेकिन सुदर्शन रेड्डी अपर कास्ट से आते हैं। तो एक यहाँ पर एनडीए को इसका एक मैसेज राजनीतिक तौर पर इसका फायदा मिल सकता है कि पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए
एक ऐसे कैंडिडेट्स को लेकर आया है जो पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसमें इंडिया गठबंधन चुनाव जरूर लड़ रहा है, उसने अपना कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन जो बात दलित और पिछड़ों की राहुल गांधी हमेशा से करते आए हैं वो इसमें पिछड़ते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ ही सुदर्शन रेड्डी को संघ बिल्कुल एंटी संघ विरोधी यानी कि आरएसएस का विरोधी माना जाता है शुरू से ही। हालांकि वो लोकायुक्त गोवा के रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, लेकिन जो उनकी विचारधारा है वो बिल्कुल एंटी आरएसएस शुरू से मानी जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वोट डाला जाएगा। और सूत्रों का तो ये दावा है एनडीए की तरफ से कि कुछ वोट उन्हें जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है उनको भी उनसे मिल सकते हैं। यानी कि जो पहले का आंकड़ा, अगर पहले के उपराष्ट्रपति चुनाव को देखें तो उससे ज्यादा आंकड़ा यानी कि उससे बड़ा अंतर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एनडीए के सोर्सेस इस बात का दावा कर रहे हैं। क्योंकि एनडीए को लगता है कि डीएमके कहीं ना कहीं असमंजस में रहेगी कि वो तमिलनाडु में अपने ही तमिलनाडु के व्यक्ति का विरोध किस तरह से करेंगे। इसके अलावा वाईएसआरसीपी पहले ही समर्थन की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आश्वासन दे चुका है कि वो उनको समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे और भी जो सहयोगी दल हैं जो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा नहीं है, जो एनडीए गठबंधन का भी हिस्सा नहीं है, तो वो भी एनडीए के पाले में आ सकते हैं। इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। जी शुक्रिया यतेंद्र फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब इंडिया ब्लॉक की तरफ से अपना नाम जो है यानी कि अपने कैंडिडेट का नाम जो है कहीं ना कहीं सामने कर लिया गया है और बेहद दिलचस्प कहीं ना कहीं मुकाबला अब यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। साउथ वर्सेस साउथ की एक राजनीति तो जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि इंडिया ब्लॉक के बाद पास नंबर नहीं है, लेकिन एक फाइट और मैसेजिंग जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से देने की कोशिश की गई है।